हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपसे ग्रुप सी जो डीडीसी का एग्ज़ाम कल यानी 1 अगस्त 2021 को होने वाला है और मार्च भी एग्ज़ाम होने वाला था 7 मार्च को। कोरोना वायरस की वजह से, पैंडमिक की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से सारी चीज़ें कैंसिल हो गई थी, पर अब ये पेपर दोबारा आ गया है और कल आपका पेपर है। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ये मेरे तरफ से आपको एक मैथमेटिक का क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल सैम्पल पेपर समझ सकते हैं। जिस तरीके का पेपर आता है लगभग उस तरह का पेपर मैं आपसे सॉल्व करा रहा हूँ और इसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा आप, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रपोर्शन ऑफ एसिड एंड वाटर 3 सैम्पल्स 2:1, 3:2 एंड 5:3। ठीक है, कौन कौन सा है? 2:1, 3:2 एंड 5:3। अब मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल क्वांटिटीज़, क्या बोला? इक्वल क्वांटिटीज़ में है। 3 सैंपल इज मेड। अब बोला द रेशियो ऑफ वाटर एसिड इन द मिक्सचर इज। ठीक है, क्या बोला? यहाँ पे आपको क्या डिस्कस कर रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिर ये देखो डिमांड क्या, क्या दिया गया है आपको। ठीक है, पहली चीज़ क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है, दूसरी चीज़ क्या गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है थर्ड क्वांटिटी क्या होगी इसकी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, इक्वल क्वांटिटीज़ बोला उसने, तो हमने 2:1, 3:2 और 5:3 लिख लिया। अब देखा हमने इनकी क्वांटिटी क्या इक्वल है, इधर लिखा है 3, इधर 5 और इधर 8 लिखा हुआ है। क्या इक्वल दिख रही है ये मुझे? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो मैं इसको इक्वल कैसे करूँगा? एलसीएम के ज़रिए। ठीक है, कई बच्चे इसको एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 3, 5, 8 को इस तरीके से बना देंगे और उसके बाद उसको लिख के नंबर को और उसको सॉल्व करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, टाइम वेस्ट होता है। वैसे इसमें टाइम भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है तो कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। वैसे शॉर्टकट क्या है, देखो तीनों नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 पंजे 40 और 40 दिया 120। 120 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, अब एलसीएम तो 120 हो गया, पर 3 के टेबल में 120 कितने बार में आ रहा है? 40 बार में आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 5 के टेबल में 120 24 बार में आ रहा है और 8 के टेबल में 120 15 बार में आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो 8 को 120 से डिवाइड कर लेना, 5 को 120 से और 3 को 120 से। हमारा क्या आएगा? 40, 24, 15। ये वो नंबर है जो इन 2:1, 3:2 और 5:3 को इक्वल करने वाले हैं। तो 40 को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 80 आएगा। 40 को 1 से करूँगा तो क्या आएगा मेरा? 40 आएगा। आप देख सकती हैं लाइन। इसके अलावा 24 को मैं 3 से करूँगा तो कितना आएगा? 72 और 24 को 2 से करेंगे तो 48 आएगा। 15 को 5 से करेंगे तो 75 आ जाएगा और 15 को 3 से करेंगे तो 45। अब मैं आपको बताता हूँ इक्वल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हुआ। 80 और 40 को देखो आप ध्यान से, 120 बना रहा है सम करके। ठीक है, 72 और 48 को देखो 120 बना रहा है, 75 और 45 120 बना रहा है। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि इक्वल क्वांटिटीज़ में है। अब मैं क्या करूँगा, नया मिक्सचर जो बनेगा, रेशियो ऑफ वाटर का जो नया मिक्सचर बनने वाला है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है फिर भी आपको समझ आना थर्ड मिक्सचर की ही बात कर रहा है। ठीक है, जो तीनों को अगर उड़ेल देंगे तो एक नया जो कंटेनर में मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा। तो हमने क्या कर दिया, तीनों को प्लस कर दिया तो नया ये आ गया 2:7 रेशियो 1:3:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू इक्वल ग्लासेस हैविंग अ मिल्क एंड वाटर एज 4:3 एंड 3:2। ठीक है, क्या रेशियो दे रखा है? 4:3 और 3:2 दे रखा है हमें। दो क्या है? इक्वल ग्लासेस। फिर याद रखो 2 इक्वल ग्लासेस, तो अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल कर लो। देखो जरा, 4 और 3 कितना होता है? 7। यहाँ 3 और 2 कितना है? 5। इक्वल नहीं तो इक्वल करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? बोथ क्लासेस पोर्ड इन थर्ड क्लास। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है थर्ड क्लास में पोर्ड किया जा रहा है। तो अब रेशियो और वाटर का आपको क्या बताना है, थर्ड क्लास में क्वांटिटी कितनी होगी, राइट। तो देखो जरा, 4:3 हमें दे रखा है इक्वल टू 7 क्वांटिटी और 3:2 कितना हो जाएगा? 5। जब इन दोनों को प्लस करेंगे हम तो कितना आएगा? 5 और 4 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 और 5 देखा हमने इक्वल तो है नहीं, तो हमने क्या देखा, इसको डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के अलावा कोई तरीका नहीं है इक्वल करने का। तो 7 5 कितना हो गया? 35। मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, अगर कॉमन फैक्टर ना दिखे तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। 7 और 5 को 35 आ गया। अब देखो ज़रा, 7 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है भाई। 5 के टेबल में 35 कितनी बार में आता है? 7 बार में। अब ये वो नंबर हैं जो इस रेशियो को इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे। तो 5 को मैंने 4 से करा तो 20 आया मेरा। अब 5 को मैंने 3 से करा तो कितना आया? 15 आया। 7 को मैंने 3 से करा, ठीक है, तो कितना आया मेरा? 21 आया। और 7 को मैंने 2 से करा तो कितना है मेरा? 14 आया। अब इनको मैं क्या कर दूंगा, थर्ड में पोर्ट करना है, यानी थर्ड क्लास मेरे को बनानी है इससे। तो दोनों गिलासों को उड़ल दूंगा मैं, दोनों गिलासों को क्या कर दूंगा? उड़ेल दूंगा तीसरे के लिए। तो क्या बन जाएगा वो? 41 रेशियो
29 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 720 ml मिक्सचर दे रखा है आपको, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 7:2। क्या बोला? जो 729 ml का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर पड़ा हुआ है, क्या है? दूध और पानी है उसके अंदर। उसका रेशियो क्या है भाई? मिल्क का क्या है? 7 है, वाटर का क्या है? 2 है, और आपको टोटल कितनी क्वांटिटी रखी है? 729 ml। ठीक है। अच्छा, हाउ मच मोर वाटर इज़ टू बी एडेड टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग अ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है बच्चों कि कितना वाटर ऐड कर दिया जाए कि जो नया मिक्सचर है ना वो 7:3 के फॉर्म में बन जाए। ठीक है। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें करते क्या हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले हमें समझना है क्या चीज़ घट रही है बढ़ रही है, ऐड क्या हुआ है सब्ट्रैक्ट क्या हुआ, उसको समझना है। मैंने पानी को निकाला या पानी को ऐड किया तो मैं पानी में देखूंगा चेंजेस। मेरा दूसरा पार्ट क्या हुआ? मिल्क, उसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आना चाहिए मुझे। अगर मेरे मिल्क में निकालना और डालना होता तो मेरा मिल्क क्या होता? चेंज हो जाता। ठीक है। और मेरा जो वाटर वाला पार्ट है वो सेम होता। ठीक है। यहाँ पे तो क्या सेम करने के लिए क्या कर देते? जैसे 2 और 3 है तो मल्टीप्लाई कर देता, इसे 2 से, इसे 3 से कर देता। ठीक है। 2 वाले को 3 से कर देता, 3 को 2 से कर देता, पूरे रेशियो को लेकर मैं। ठीक है। और इससे मेरा आंसर चेंज हो जाता, मिल्क चेंज होता। जबकि यहाँ पे वाटर चेंज करने की बात करी है तो हमने क्या करा? मिल्क सेम है हमारा, पहले से ही मिल्क सेम है। हमें वाटर को क्या करना है? देखना है। वाटर में हमने देखा कि 2 से 3 हो रहा है, वाटर बढ़ रहा है तो इसका मतलब 2 से 3 ऐड हुआ ना वाटर के अंदर। 2 से 3 हुआ, कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। पर हमें दे क्या रखा? अगर ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है 729 ml दे रखा है 7:2 का। किसका दे रखा है? 7:2 का हमें वैल्यू दे रखा है 729। 7 और 2 कितना हो गया? टोटल 9 हो गया। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 729 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड कर दो इसे डायरेक्ट। 9 8 72, 9 8 72 हो गया, और 9 एकम 9, 81 आ गया। 1 की तो वैल्यू आपसे पूछी थी, ये देखो 1 ही तो बढ़ रहा है यहाँ से। अगर 1 ही बढ़ रहा है तो 1 की वैल्यू 81 दे रखी है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A एंड B स्टार्टेड अ बिजनेस। अब ये आ गए पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन। ठीक है। इसको देखते हैं। A एंड B क्या है? अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं 45,000 और 36,000 रुपये लगा के। कितना? 45,000 रुपये, 36,000 रुपये लगा के। फाइंड द शेयर ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ 7,200। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि A और B दो आदमी हैं, दोनों ने 45 और 36,000 रुपये लगाए, और एनुअल प्रॉफिट उनका कितना हुआ? 7,200। आपको पूछा है ईच का बताओ, ईच का कितना होगा? ईच मतलब दोनों का कितना कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले इसका बेसिक फंडा बताता हूँ क्या होता है। देखो 45,000 और 36,000 क्या है? ये इनका इन्वेस्टिंग वैल्यू है, यानी कि कितना पैसा उन्होंने लगाया। तो आपने क्या करा? 45,000 36,000 को काट दिया, रेशियो ले लिया। 3 जीरो से भाई 3 जीरो कट देंगे। ठीक है। और 45 से 9 से काट दो, 9 5 45, 9 चौक 36, तो वैल्यू कितने की? 5 और 4 की वैल्यू आ गई है। ये हमारा क्या हुआ? कैपिटल हुआ। कैपिटल मतलब जो हमने इन्वेस्ट किया, राइट। अब इन्वेस्ट किया तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया? वो टाइम आ गया। ठीक है। वो करा एनुअल के लिए, एनुअल मतलब 1 साल के लिए, तो हमने यहाँ पे 1:1 रख लिया है। अब मैंने क्या करा? हमें निकालना है प्रॉफिट। तो ये जो नीचे आती है ना वैल्यू, ये हमारा प्रॉफिट आता है। पार्टनरशिप में इसको प्रॉफिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉफिट कहा जाता है। तो हमने करा 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है हमारा? 5, 5 एकम 5। 4 को 1 साल से मल्टीप्लाई करा, 4 को 1 साल से मल्टीप्लाई करा तो कितना है हमारा? 4 एकम 4। अब टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 5 और 4 इक्वल टू कितना हो गया? 9 हो गया। पर यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दे रखा है हमें 7,200 से। ठीक है। हमें यही ढूंढना है कि अगर एक्चुअल वैल्यू कभी भी निकालनी, जैसे 7200 दे रखा है, तो एक्चुअल वैल्यू को हमेशा उस वैल्यू से कंपेयर करना, वही वैल्यू ढूंढनी है हमें। एक्चुअल वैल्यू के कंपैरिजन में कौन सी वैल्यू इक्वल हो सकती है। अब यहाँ पे जैसे 7,200 है तो ये एक्चुअल वैल्यू, तो इसके कंपैरिजन में कौन इक्वल है? तो भाई 5 और 4 है। 5 4 को दोनों को सम करेंगे तो 9 आएगा। 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 7200। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 800 हो गई। कितनी हो गई? 800 हो गई। तो मुझे किसका निकालना है? ईच का निकालना है। भाई 1 की वैल्यू 800, तो 5 का 800 गुना कितना हो गया? 4,000। 4 का 800 गुना कितना हो गया? 3,200। आंसर आ गया। बहुत सिंपल है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A B स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 63,000 रुपये और 36,000 रुपये। ठीक है। फाइंड द शेयर ईच ऑफ द एनुअल प्रॉफिट इज़ 5,500। क्या बोल रहा है? फाइंड द शेयर ऑफ ईच।
अगर उनका टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है 5500 रुपये, तो आपको बताना है दोनों का अलग अलग कितना प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, तो देखो 63,000 रुपये और 36,000 रुपये का रेशियो लेते कितना है, 7 और 4 आ गया। ये इनका क्या आ गया, कैपिटल आ गया, यानी कि कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था। रेशियो में लेना हमें इसलिए आसान पड़ता है क्योंकि इससे वैल्यू छोटी हो जाती है और आंसर भी आसानी से निकल जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये कितना ही हमारे नीचे क्या आ गया, एक और एक हमारा टाइम। एनुअल की बात करें तो टाइम आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7, 4 एकम 4। ठीक है, कितना हो गया, 7 और 4 क्या आ गया हमारा, टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, दोनों का हमें क्या देखा, टोटल प्रॉफिट 5500, 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। तो 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 5500, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 500 हो जाएगी। राइट, एक की वैल्यू अगर 500 हो गई तो 7 की वैल्यू 500 गुना करेंगे तो 3500 आएगी, 4 की वैल्यू 500 गुना करेंगे तो 2000 आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। और अब इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर प्रॉफिट। अगर इन दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस पूछ लिया जाए आपसे तो आप कैसे बताओगे। तो भाई 7 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 3। अब 3 की वैल्यू कितनी थी, 500 गुना कर दो, कितना था 1500। सिंपल है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स और वाई स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट 56,000 रुपये और 35,000 रुपये। एक्स और वाई दो जने हैं जिन्होंने 56,000 35,000 रुपये लगाए। अगर वाई का शेयर प्रॉफिट कितना है, 45,000 रुपये। क्या बोला मैंने, वाई का शेयर प्रॉफिट 45,000 रुपये है, देन व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट अर्नड। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 56,000 35,000 लिया, दोनों का रेशियो ले लिया काट के, 8 और 5 आ गया। ठीक है, 7 से काट दिया, 7 पंजे 35, 7 8 56, कितना आ गया 8/5। कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया, 1 साल के लिए। तो 8 एकम 8, 5 एकम 5 दे रखा है ना, 8 5 दोनों टोटल प्रॉफिट आ गया। पर मुझे वैल्यू दे रखी है 45,000 रुपये। ठीक है, वाई का शेयर कितना है 45,000, उसी से कंपेयर करना पड़ेगा मुझे। तो 5 की वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे 45,000 रुपये, तो कितना गुना हुआ, 900 गुना। तो मुझे निकालना है टोटल प्रॉफिट। क्या निकालना है, टोटल प्रॉफिट। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, और 13 की 900 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 117। वैसे आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, 13 नहीं 117। 117 जिस ऑप्शन में दिख जाए वही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, समझाने में समय लगता है, समझने में नहीं। एक बार समझ में आ गया तो करने में समय थोड़ा ना लगेगा, फटाफट आप क्वेश्चन कर दोगे, है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य रखो और समझते चले जाओ, मज़ा आएगा आपको सच में। ठीक है, तो देखो, इन अ बैग देयर इज अ 3 टाइप ऑफ कॉइन्स, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे की 3 टाइप्स के कॉइन है एक बैग के अंदर। ठीक है, ये डिनोमिनेशन का क्वेश्चन है, कॉइन्स वाले उसको समझते हैं। इन द रेशियो 3, 8 और 20। क्या कह रहा है, 3 टाइप के कॉइन है, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के, और ये 3, 8 और 20 के रेशियो में है। बोल रहा है टोटल वैल्यू इनकी कितनी दे रही है, 372। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा, कॉइन्स का मतलब भी क्या होता है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज, कितने कॉइन्स होंगे टोटल। तो देखो यार, 1 रुपये दे रखा है, 50 पैसे और 25 पैसे। रेशियो की बात करी गई है तो रेशियो में ही काम करेंगे हम। ठीक है, तो रेशियो से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप देखो 1:1/2:1/4। ये क्या है, ये है भाई कि 1 रुपये को 1 में लिख दिया तो इनको भी रुपीस में कन्वर्ट कर दिया। 50 पैसे को अगर रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ½ रुपीस हो जाता है। 25 पैसे को अगर रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 रुपीस हो जाता है। ठीक है, 3, 8 और 20 क्या दे रखा है, हमें वैल्यू दे रखी है। अब एक बात बताओ, मेरे को दे रखा है 1 रुपये और इसकी वैल्यू है 3 रुपये, तो कितना हो जाएगा टोटल, 3 ना। हाँ, अगर आपको 1 रुपये का ये दे रखा है आपको 3 रुपये। ठीक है, वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, सॉरी वैल्यू नहीं, 3, 8, 20। आपको क्या दे रखा है, कॉइन्स दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स टाइप में दे रखे हैं। 1 रुपये दे रखा है, मान लो 1 रुपये है ये, और 1 रुपये को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 3 कॉइन्स है 1 रुपये के, तो कितने हो जाएगा, 3 रुपये हुआ। ½ रुपीस है, ½ रुपीस को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 8 कॉइन है ½ रुपीस के, तो कितना हो जाएगा, 4 रुपये हुआ। इसी तरीके से 1/4 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/4 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 5। हाँ, 5 आएगा। तो 5 ही क्या हो गया, रुपए हो गया। सिंपल है कि नहीं। तो ये क्या है, एक्चुअली हमारी वैल्यू आई। वैल्यू क्या होता है, रुपीज़ में कैलकुलेट होती है। कितना दे रखा है यहाँ पर, 372 रुपये। तो 3, 4, 5, टोटल वैल्यू कितनी, 12। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी, 12। 12 की वैल्यू कितनी है, 372 हुई। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
31 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। भाई कॉइन क्या थे, 3, 8, 20 थे, है कि नहीं, 3, 8, 20 थे, तो कितने हो गए टोटल, 31। 20 और 8 कितना, 28, 28 3 31, 31 और 1 केवल 31 थे, तो 31 से मल्टीप्लाई करें तो कितना गया, 961 कॉइन, 961 कॉइन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो कॉइन था नंबर ऑफ कॉइन्स पे। अब थोड़ा वैल्यू पे समझते हैं। अगर वैल्यू वाले क्वेश्चन देखें, 378 रुपये, 378 कॉइन्स हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। हुज वैल्यूज़ आर इन द रेशियो 13, 11, 7, ठीक है। क्या बोला, 13, 11, 7। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन विल बी, 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे आपको ये बताना है। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको क्या दे रखा है, हुज वैल्यूज़ आर इन द रेशियो 13, 11, 7। 13, 11, 7 आपको क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है। और पिछले क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बोला, टाइप्स ऑफ कॉइन दे रखे थे 3, 8, 20, ठीक है। तो आपको कॉइन्स दे रखे हैं और वैल्यूज़ दे रखी थी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो जो कॉइन वाला क्वेश्चन होता है वो मैंने आपको बताया। अब वैल्यू वाले समझते कैसे करते हैं। अब देखो वैल्यू वाले में क्या होता है भाई, कि ये तो मैंने जैसे चेंज करना था, ये तो नॉर्मल है, 1/2, 1/4 और 1, नीचे 13, 7 और 13, 11 और जो 7 लिखा है, इसमें आपको समझना है, सबसे बड़ा गेम इधर ही है, ठीक है। जब मेरे पास कॉइन आया तब मैंने क्या करा कि 1/2, मैं 50 पैसे को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए जस्ट एग्जांपल। जब मेरे पास कॉइन आया तब मैंने 1/2 को क्या करना था, वहाँ पर मैंने मान लो कि 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। पर जब मेरे पास वैल्यू आई, क्या बोला मैंने, जब मेरे पास वैल्यू आई तब मुझे क्या करना है कि 1/2 को उल्टा लिख देना है। उल्टा लिख के कैसे करना है भाई, कि मेरे पास जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, इस 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट 11 को, तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है। मुझे इस ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे सिर्फ नीचे वाले नंबर से मतलब है, कितना गुना हुआ, ठीक है, तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसके नीचे तो 1 है, 1/1 के नीचे, तो 1 को मैंने 13 से करा तो कितना आया भाई, 13 आया, ठीक है। इसी तरीके से नीचे 2 था, 50 पैसे वाले में कितना है, 1/2 में 2 है, तो 2 को मैंने 11 से करा, कितना आया, 22 आया। वैल्यू इसके लिए ये करना है, आपको समझना है, ठीक है। और नीचे इसके लिखा है 4, तो 4 को मैंने 7 से करा तो 28 आया मल्टीप्लाई करने पे। देखो कॉइन्स का अगर रेशियो दे रखा है तो डायरेक्ट मुझे क्या करना है, 13 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर कट रहा है तो काट दूंगा। और अगर मेरे को वैल्यू दे रखी है, जैसे वैल्यू का रेशियो दे रखा है, तो मुझे क्या करना है, नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई। बस इतना ही समझना है आपको। अब देखो यहाँ पर भाई, इसका 13, 22, 28 रेशियो आया। 13, 22, 28 की वैल्यू कितनी, 63। 63 किसके बराबर है, 378 के। 1 की वैल्यू हो गई 6, ठीक है, काट लेना आप 7 से कट जाएगा। इसके बाद कितने आई, अगर 1 की वैल्यू 6 है, आपसे 50 पैसे का पूछा है कॉइन, तो 50 पैसे कितनी कॉइन है भाई, 22 कॉइन है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू दे रखी था ना रेशियो, तो नीचे कॉइन आ जाएगा। अगर ऊपर कॉइन दिया होता नीचे वैल्यू हो जाता, ठीक है। तो ये देखो 22 × 6 कितना हो जाएगा, 132 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बैग कंटेन्स 3 टाइप ऑफ कॉइन, रुपीज़ और 50 पैसे कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन, 50 पैसे कॉइन एंड 25 पैसे कॉइन, ठीक है। और आपको टोटल कॉइन कितने दे रखे हैं, 175 कॉइन दे रखे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको क्या दिया होगा, आगे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, द वैल्यूज ऑफ द कॉइन्स द काइंड सेम। कॉइन्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। क्या बोला है, वैल्यू। इस बार वैल्यू का जो रेशियो है वो क्या, सेम है। तो 1, 1, 1 देखो दिख रहा है आपको, 1, 1 और 1 दे रखा है आपको रेशियो में, ठीक है। अब आपको बोला था टोटल अमाउंट इन द बैग इज़, बैग में टोटल अमाउंट कितना है, मतलब पैसा कितना है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, 1 आधा 1/4, आपको वैल्यू दे रखी है 1, 1, 1, तो आपने इसके नीचे तो 1 था उससे मल्टीप्लाई करा, 1 से 1 आया, 2 को 1 से करा, 1, 2 आया, और नीचे तो 4 था उसको 4 से मल्टीप्लाई करा, कितना आया, नीचे 4 था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर कितना आया, 4 आया। और 4, 2 और 1 कितना होता है, 7। 7 की वैल्यू 175 रुपये दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 25 रुपये, ठीक है। कितनी हुई, 1 की वैल्यू 25। तो आपको 3 की वैल्यू पूछी है। 3 के मतलब ये 3, यानी कि 1:1:1 इसी फॉर्म में तो थे आपके जो कॉइन्स की जो वैल्यू थी, तो आपने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 25 या
75 हो गया, आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉथ मर्चेंट। अब आ गया प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं फटाफट। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो ये वाली टाइप बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको समझ लेते हैं। अ क्लॉथ मर्चेंट सेलिंग अ 33 मीटर क्लॉथ, प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। 11 मीटर क्लॉथ बोल रहा, प्रॉफिट परसेंट बताओ। क्वेश्चन क्या बोला, एक क्लॉथ का यानी कपड़ों का व्यापारी है जो कि 33 मीटर जो कपड़ा है, 33 मीटर कपड़ा, तो उसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 क्लॉथ। तो उसका भाई डायरेक्ट तरीका क्या है प्रॉफिट और लॉस निकालने का, देखो आपको समझाता हूँ मैं। जब भी ऐसी लैंग्वेज आए आपके पास, ये पता है एक फिक्स्ड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या करना पड़ता है आपको कि आपको अगर यहाँ देखो बस दूसरी लाइन में सेलिंग प्राइस ऑफ 11 क्लॉथ, यहाँ लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 11 क्लॉथ, तो नीचे क्या आ जाएगा SP, कितना दे रखा था आपको, ये SP बन जाएगा 33 मीटर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लिखा था कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 क्लॉथ, क्या लिखा होता कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 क्लॉथ, तो नीचे क्या आता CP कहलाता ये, ना कि SP, यानी कि कॉस्ट प्राइस कह रहा था 33 मीटर। अभी क्या है SP है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर लिख रखा है। ऊपर क्या हो गया 11, आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी बोला वो हो जाएगा, अगर प्रॉफिट बोला तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे SP वाला केस है, तो हमें CP निकालना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा CP पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने क्या करा, अगर 33 मीटर का हमें क्या हुआ, 33 मीटर छोड़ दो, 33 का SP है और प्रॉफिट 11 रुपये का हुआ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ उधर CP और SP। अगर 33 का आपका SP है और 11 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है 11 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो रहा कितने का होगा CP, 11 माइनस करना पड़ेगा, तो बचा कितना होगा 22 बचा होगा। तो 22 और 11 का प्रॉफिट हुआ आपका, तो हमने 11 लिखा इसके ऊपर, और फिर ये कितना करेगा 11 कम 11 11 तो नहीं 22, कितना आएगा 1/2, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेयर लिस्टेड एट 350 अवेलेबल सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 एंड 10%, ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर, चेयर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, ये 350 आपको कितना दे रखा मार्केट प्राइस, ठीक है, और सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब 2 डिस्काउंट दिए गए 25% और 10% के। आपसे पूछा है चेयर का सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा। तो देखो भाई दोनों को जो डिस्काउंट, अगर 25% खाली दिया होता तो डायरेक्ट 350 का 25% निकाल के उसमें से माइनस कर देते, है कि नहीं, 25% माइनस कर देते उसमें से 350 में से। ये एक तरीका था कि 25% अगर डिस्काउंट दिया था तो बचता 75%, और 75% क्या होता आपका सेलिंग प्राइस होता, है कि नहीं। पर यहाँ पे तो 2 डिस्काउंट दे रखे हैं। तो देखो इसके लिए 2 मेथड काम करते हैं, एक रेशियो मेथड और एक ये फॉर्मूला मेथड जो बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल। तो देखो यहाँ पर x + y - x y, अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो 25 + 10 - 25 × 10, इससे कितना का 32.5% आया। 32.5% क्या हुआ हमारा टोटल डिस्काउंट, जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम जिसे बोलते हैं। अब इसको मुझे ना 100 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 100 क्या हो गया MP हो गया, उसमें से डिस्काउंट कितने का दिया 32.5% का, बचा कितना होगा हमारे पास 67.5% का, ठीक है, कितना बचा 67.5%, और ये मेरा क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा ये SP हो जाएगा, ये परसेंट वाला। अब एक बात बताओ 67.5% को अब मैं 350 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ 32.5 नहीं है 62.5 आएगा, ठीक है, 67.5% आएगा। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 350 से, तो मेरे को पॉइंट के हिसाब से फिर दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करते हैं उसको आसान करने के लिए रेशियो मेथड ले लेते हैं, ठीक है। रेशियो मेथड में क्या होता है भाई, पहले 25% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, पहले 25% का डिस्काउंट दिया गया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, 10% की 1/10, नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई MP हो गई, ऊपर वाला वैल्यू क्या हो गई हमारी डिस्काउंट हो गई, ठीक है। तो देखो MP कितना था 4 25% पे, तो SP कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक कम हो गया ना ऊपर के हिसाब से। और MP कितना है 10 दूसरे वाले केस में, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ऊपर 1 था। अब ये SP हो गया MP का रेशियो हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कट तो कुछ नहीं रहा है क्रॉस में। तो हमने क्या करा 4 और 10 को मल्टीप्लाई करा 40 आया, और 9 और 3 को करा तो 27 आया। अब देखा हमने MP की वैल्यू 350 दे रखी है, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, MP की वैल्यू 350 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, MP की वैल्यू 350 दे रखी है। तो आपने क्या करा 350/40, 0 से 0 काट दिया हमने, ठीक है। हम देखा 35/4, अभी कट नहीं रहा, ज़बरदस्ती नहीं काटूंगा मैं इसे, मैं क्या करूँगा देखूंगा 35/4 ऊपर 27 है, तो मैंने क्या करा 0 से 0 काटने के बाद
मैंने 35 और 27 की मल्टीप्लाई करी और फिर 4 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर कितना है 236 बटे में 236.25। समझ में आया आपको क्वेश्चन? देखो रेशियो मेथड सबसे इजी मेथड है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज और रेशियो आता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है आपका, ठीक है। और नहीं आता है तो आप फार्मूला बेस्ड करते चले जाओगे। और आज का ज़माना फार्मूला बेस्ड नहीं है बल्कि कंसेप्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन इज 300 एंड द शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12%, स्टील अगेन 10%, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 10% का लाभ होता है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड हिज गेन परसेंट वुड बी हिज गेन। देखो थोड़ा सा ना वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप इससे घबराओ मत कि वीडियो क्यों लंबा हो रही, क्यों हो रहा है, कैसे क्या, हाँ दिमाग मत लगाओ। कल आपका पेपर है, शांति से वीडियो को देखो। कुछ नहीं पढ़ सकते तो वीडियो देख लो शांति से, और वीडियो देखकर आप समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। टेंशन मतलब फ्री रहो। अगर वीडियो भी नहीं देखनी कोई बात नहीं, आराम करो, ठीक है। चलो मारो, आगे बढ़ते हैं। द मार्केट प्राइस इज इलेक्ट्रिक आयरन इज 300। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसका एमपी कितना दे रखा है? 300 रुपये दे रखा है। और शॉपकीपर क्या करता है, यानी दुकानदार वाला क्या करता है, 12% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 10% का फ़ायदा हो ही रहा है, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट ही नहीं दे तो कितने का फ़ायदा हो जाएगा? जाहिर सी बात है 10% से ज़्यादा होगा। ऑप्शन में आप देखना 10% से ज़्यादा कौन सा है। अगर कोई दिखता है, आपको लगता है मतलब सही तरीके से अप्रोप्रिएट आंसर लगता है तो आप लगा सकते हैं। वैसे निकालना सबसे बेटर आंसर होगा। तो देखो इसका एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको कंसेप्ट पहले समझाना चाहूँगा, इसके बाद मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे। देखो सीपी, एसपी और एमपी की बात करते हैं। तो सीपी, एसपी और एमपी में क्या रिलेशन होता है? अगर मैं सीपी से एसपी की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट होगा। और एसपी से अगर एमपी की तरफ बढ़ूंगा मैं, यानी मार्क प्राइस की तरफ बढ़ूंगा, तो मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं सीपी से एमपी की तरफ जाता हूँ, डायरेक्ट सीपी से एमपी, तो ये मार्कअप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मार्कअप। यानी कि कोई भी सेलिंग प्राइस क्रिएट ही नहीं हुआ। सेलिंग प्राइस तो कब क्रिएट होगा भाई? जब डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ऐसे समझ लो, ये ऐसे समझ लो कि सीपी पे अगर प्रॉफिट होता है तभी तो एसपी कहलाएगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये एक लाइन समझ में आती है हमें। और ये लाइन क्या है कि एसपी इक्वल टू क्या हो सकता है? सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जितना का भी प्रॉफिट हुआ उसको रखा और इससे हमारा एसपी आता है, ठीक है। और यही एसपी बराबर किसके है? एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट माइनस कर दूँ, मतलब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दूँ तो एसपी पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। एसपी पे पहुँच जाऊँगा। अगर मैंने एमपी में से डिस्काउंट माइनस कर दिया तो मैं एसपी पे पहुँच जाता हूँ। और सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दूँ तो मैं एसपी पे पहुँच जाता हूँ। तो एसपी दोनों तरफ से पहुँचा जा सकता है। तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बन के तैयार होता है। मैंने क्या करा, परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, एसपी भूल गया थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद मेरे पास क्या हुआ, और ये इसमें आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला जो पार्ट दिख रहा है हमें, ठीक है, हमें ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसको हम समझते हैं कि इस वाले पार्ट में हमें 100 प्लस प्रॉफिट वाला जो दे रखा है, इसमें सीपी और एसपी का जब हम रेशियो लेंगे दोनों का, तो कितना आएगा हमारा 100 माइनस टी और 100 प्लस पी। या आपने हमेशा पढ़ा हो, कहीं ना कहीं पढ़ ही लिया होगा बुक के अंदर कि ये शॉर्टकट के बारे में, पर आपको पता नहीं होगा। अगर आपको आज पहली बार पता चल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ठीक है। तो देखो ये चीज़ था कंसेप्ट कि सीपी और एमपी का रेशियो। अब आपको क्या समझना है, मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर, क्या बोला मैंने, कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट और डिस्काउंट नज़र आ जाए, प्रॉफिट और डिस्काउंट नज़र आ जाए, दोनों एक साथ नज़र आ जाए, तो आप उससे क्या रेशियो निकाल सकते हो? सीपी और एमपी का। सीपी और एमपी का रेशियो आराम से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो देखो इसी पे मैंने रखा फॉर्मूले पे, तो मेरी वैल्यू आई सीपी की 88 और एमपी की वैल्यू 110 आ गई है। और मैंने देखा कि अगर मैं एसपी लेता ही नहीं, अगर मेरा कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, सॉरी अगर मेरा कोई डिस्काउंट ही नहीं होता, तो एसपी क्रिएट ही नहीं होता। और अगर एसपी ही नहीं बनेगा, ठीक है, अगर एसपी ही नहीं बनेगा तो मेरा क्या बनेगा? डायरेक्ट सीपी से एमपी का रिलेशन। और सीपी से एमपी का रिलेशन बनेगा तो भाई सीपी से एमपी पे कितने का बढ़ा हुआ? 22 का। 22/88 कट के कितना आएगा? 1/4 यानी 25%। 25% मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल इज 900 एंड द ट्रेडर वांट्स टू गेन अ 25% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, द एमपी इज। फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन। आपको गेन दे रखा 25% का, अब डिस्काउंट दे रखा 10% का, ठीक है। तो आप इससे सी पी एम पी का रेशियो ले लिया, कितना आया? 90 और 125 आ गया, ठीक है। वही फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने बताया था आपको। अब आपको क्या दे रखा है? कॉस्ट
900 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो भाई सीपी की वैल्यू कितनी होगी, 90 के हिसाब से 900 यानी कि 10 गुना हुई। तो एमपी की वैल्यू कितनी होगी, एमपी की वैल्यू कितनी होगी, एमपी 125 यानी 10 गुना हो जाएगा, तो 1250 इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहीम बॉट अ टीवी विद 20% डिस्काउंट ऑन अ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस पे, एमपी पे। हैड ही बॉट विद 25% डिस्काउंट ही वुड हैव सेव्ड 500, ठीक है। अगर वो 25% डिस्काउंट पे और ख़रीदता, अगर 25% और डिस्काउंट ले लेता तो उसे 500 रुपये बच जाते, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जो टीवी है कितने में ख़रीदा था, टीवी जो है वो कितने में ख़रीदा था। तो देखो रेशो वाले मेथड से करेंगे हम। 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4, ठीक है। सॉरी, 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4, ठीक है। एमपी और एसपी को देख लेते हैं फटाफट कि अगर मैंने 5 एमपी है मेरा तो 4 कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, क्योंकि एक कम हो रहा है भाई, है कि नहीं। इसी तरीके से इसमें भी एक कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया डिस्काउंट की वजह से। अब मैंने क्या करा, मुझे दिख रहा है दोनों में मेरा एमपी सेम होना चाहिए था, एमपी सेम नहीं है, तो मैंने देखा यहाँ पे भाई 5 दे रखा है और यहाँ दे रखा है मुझे 4। तो मैंने क्या करा, फटाफट इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 वाले को ऊपर कर दिया, 5 वाले को नीचे कर दिया, पूरे रेशो को मल्टीप्लाई करूँगा, 5 और 4, 4 और 3 को। तो मेरा वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी आप देखेंगे, 20 और 16 वैल्यू आ गई, ठीक है। 20 और 15 यहाँ पे वैल्यू आ गई है, अभी दोनों वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। इसके बाद हमें आगे क्या करना था, बोल रहा टीवी कितने में ख़रीदा था उसने, तो हमें एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 रुपये। 500 किसके हिसाब से हुई, देखो 16 से 15, तो कितना बचाया उसने, 1 यूनिट, ठीक है ना, 1 यूनिट बचाया ना। ये एसपी तो है, एसपी में अगर वो ज़्यादा डिस्काउंट लेता तो कितना बचता, 1, तो 1 के हिसाब से कितना बचाता हो, 500 रुपये। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये है तो आपसे पूछा है कि टीवी कितने में लिया, तो भैया 20 के हिसाब से 16 में टीवी ली थी ना। ये तो क्या है, इमेजिनेशन है, ये इमेजिनरी है ये, ठीक है। 16 में ली थी उसने, अगर वो 16 यूनिट में ली थी उसने, तो 16 यूनिट की वैल्यू 500 के हिसाब से कितना जाएगा, 8000 रुपये। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper professes to sell his good at 20% profit on his selling price. तो find the actual profit. पूछ क्या रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है, और बोल रहा है सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का हो रहा है। तो इसी लाइन को पकड़ लिया हमने और यहाँ पे लिख लिया 20% की वैल्यू 1/5, ऊपर वाली की वैल्यू प्रॉफिट और नीचे एसपी दे रखा है आपको। तो सीपी कितना हो जाएगा आपको, जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4, और यही मेरा हो जाएगा सीपी, ठीक है। क्योंकि सीपी में 1 जोड़ेंगे तभी तो एसपी आएगा, है कि नहीं। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई, सीपी पे कैलकुलेट किया था, तो देखो सीपी 4 हो गया, ऊपर 1 हो गया, और 1/4 की वैल्यू 25% होती है। आपको याद है तो फटाफट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ द 5 आर्टिकल इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, द गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। तो देखो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, बहुत ही ट्रेडिशन क्वेश्चन और बहुत ही पुराना क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं पेपर में, कई बार आपको भी आना चाहिए। एस पी ऑफ 5 आर्टिकल मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो एस पी इंटू 5 इक्वल टू, सेम एज बोला तो इक्वल टू, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, सी पी ऑफ 3। अब देखो इसको जब करेंगे तो सी पी मेरा ये हो गया 5, एस पी हो गया मेरा 3। जैसे आप लिखते हो उस तरीके से लिख के एस पी और सी पी का रेशियो लेने के बाद आपको देखिएगा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है, ठीक है। और बटे में कितना है, 5 है। 5 क्या हुआ आपका, सी पी हुआ। कैसे पता चला आपको, ये देखो सी पी यहाँ पे 5 हो रहा है, एस पी कितना हुआ, 3 हुआ। 5 में से 3 गया, 2 का प्रॉफिट, बटे में 5 क्या हो गया आपका सी पी। अब 2/5 क्या होता है, 1/5 आपका होता है 20%। और अगर डबल कर दूंगा मैं 2/5 तो कितना हो जाएगा, 40%। आंसर 40% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ 66 मीटर क्लॉथ द शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट्स एसपी ऑफ 11 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं 66 मीटर क्लॉथ बेचता हूँ तो मुझे गेन होता है प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 11 मीटर। अब यहाँ पे सीपी वर्ड यूज़ किया, वही वैसा ही क्वेश्चन है ये भी सेम। तो देखो सीपी ऑफ 11 मीटर मतलब ये सीपी हो जाएगा आपका 66 मीटर सीपी हो गया, नीचे आया और 11 ऊपर आएगा, ठीक है। इनको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/6 वैल्यू आएगी, और 1/6 का मतलब होता है 16, 2/3% गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षा इज़ 40 ईयर्स ओल्ड। अब ये आ गया आपका एजेस वाले क्वेश्चन, ठीक है। हर्षा इज़ 40 ईयर्स ओल्ड एंड रितु 60 ईयर्स ओल्ड। हाउ मेनी ईयर्स अगो वॉज द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5, ठीक है। तो हर्षा 40 साल की है, रितु 60 साल की है। कितने सालों बाद क्या होगा, 3:5 की वैल्यू हो जाएगी उनकी। अब एक बात बताना, आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये।
60 और 40 का जो है मैंने रेशियो ले लिया, 2:3 आ गया, ठीक है। पहले क्या है, ये बोल रहे हैं ईयर्स अगो मतलब जो प्रेजेंट की वैल्यू है 2/3, इससे पीछे ईयर्स की बात हो रही है, पिछले ईयर्स की बात हो रही है, मतलब कई साल पहले की बात हो रही है। तो 3:5 उसकी वैल्यू थी, कई साल पहले 3:5 वैल्यू थी, और आज कितनी हो गई है प्रेजेंट में, 2:3 हो गई है, यानी 2:3 हो गई है। अब आप एक बात बताओ, कभी साल में अगर वो बढ़ रहे हैं, भले ही उनके एज का जो डिफरेंस है वो अलग अलग हो, पर क्या उनके साल कभी भी डिफरेंस खा सकते हैं? मैंने बोला 7 साल पहले इन दोनों की एज, जैसे मैंने बोला मेरे पापा और मेरी एज 7 साल पहले 10 गुना थी, ठीक है, मेरे पापा की एज, और आज 7 साल बाद, ये 4 साल बाद, प्रेजेंट के 4 साल बाद मेरे पापा और मेरी एज का 14 गुना हो गए। तो आप ये बताइए, क्या इन दोनों में 4 साल, मैंने बोला 4 साल बाद, तो क्या 4 साल पापा में भी बड़े होंगे, मेरे में भी 4 साल बड़े होंगे, राइट। इसी तरीके से 7 साल पहले की बात करें तो 7 साल पहले पापा भी गए होंगे एज के, और मैं भी 7 साल पहले के एज की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। कभी भी दोनों की एज में डिफरेंस तो हो नहीं सकता टाइमिंग में। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बात क्या की गई है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 और 2 दिख रहा है, यहाँ पे गैप कितने का, 1 का है, और यहाँ कितने का है, 2 का गैप है। तो ये तो एज में भाई यहाँ पे 1 का गैप दिख रहे हैं, 2 का, यानी ईयर्स ही सेम नहीं है, साल ही सेम नहीं है। तो साल को कैसे सेम करेंगे, तो ऊपर देखो, ये तो 3/5 दे रखा है, इनका गैप कितना दे रखा है आपको, 2, और 2/3 का गैप कितना दे रखा है, 1। ये जो नीचे वाला 1 है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पूरे रेशियो को, और जो ऊपर वाला है उसको नीचे से मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने इसको, तो ये 4:6 हो गया, और ऊपर वाला 3:5 ही रह गया, क्योंकि उसको ऊपर 1 से करना था। जैसे ही मैंने किया उसे मल्टीप्लाई, तो मेरी वैल्यू क्या आई, 3:5 और 4:6 आ गई वैल्यू, ठीक है। और इस हिसाब से मेरा क्या बना कि 5 से 6 की वैल्यू 1 है, और 1 की वैल्यू 10 साल हो जाएगी। कैसे मैंने बताया 10 साल, देखो ज़रा, 4 की वैल्यू 40 साल, 60, और 6 की वैल्यू अगर 60 साल है तो 10 गुना ही तो हो रहा है, तो 1 बढ़ाना 1 साल, तो कितना हो गया, 1 की वैल्यू 10 साल हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन 5:9 एंड द रेशियो ऑफ वन ऑफ देम ग्रेटर देन अदर बाय 40 ईयर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 जने हैं, उनका एज का रेशियो 5:9 दे रखा है, और एक जो है वो दूसरे से 40 गुना बड़ा, 40 साल बड़ा है, सॉरी। द सम ऑफ देयर एजेस इन द ईयर्स, उनके एजों का जो सम होगा वो ईयर में बताओ। तो आप देखो, एक 5 दे रखा है, एक 9 दे रखा है, उन दोनों के एजों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, 4, और 4 की वैल्यू कितने के बराबर है, 40 साल के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 साल के, राइट। 4 की वैल्यू 40 साल की, तो 1 की वैल्यू 10 साल के। तो आप बताओ ये दोनों कितने हो गए, 5 और 9 कितने हो गए, 14। 5 और 9 कितने हो गए, 14 हो गए ना, हाँ, अरे बोलो भाई, 14 हो गए। तो 14 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 1 की वैल्यू 10 थी, 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 140 वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर कितना होगा, सम 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेस ऑफ फादर इन 4 years अगो वॉज 8 times द एज ऑफ हिज सन। देखो अभी मैंने जो डिस्कस किया आपसे वैसे ही आ गया। 4 साल पहले पापा की अपने बच्चे से 8 गुना थी एज, कितनी थी, 8 गुना थी। अब प्रेजेंट में यानी अब क्या हो गई है, 4 times द सन। पहले क्या थी, 8 times, अब थी 4 times। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इसके सन की प्रेजेंट एज बतानी है। तो देखो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा जैसा बोल रहा है ना वैसा वैसा लिखते जाओ। देखो 8 times द सन, यानी कि 8:1, फादर और सन लिख दिया मैंने। हाँ, अब देखो फादर सन से 8 कितने थे, 8 गुना थे, तो 8:1 लिख दिया। इसके बाद अब प्रेजेंट में क्या बोल रहे हैं, 4:1, यानी कि 4 गुना हो गए। अब देखो आप बताओ मुझे कि ये जो इनका गैप है साल का, क्या सेम आ रहा है, 4, 8 से 4 का गैप देखो, 4, 1 से 1 का गैप देखो, कोई भी गैप नहीं है। इसका मतलब साल का गैप करना पड़ेगा इक्वल, जो इनके सालों का गैप है उनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल, तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो हमने क्या करा, देखा नीचे कितना बढ़ रहा है भाई, 3 का गैप है, ऊपर कितना, 7 का। जो ऊपर 7 का है, मैंने पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो 7 है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
दिख रहा है आपको? तो मैंने क्या करा, 3 को 8 से करा तो कितना है 8 3 24, 3 को 1 से करा तो मेरा कितना है 3, 7 को 4 से करा तो कितना है 7 चौका 28, 7 को 1 से करा कितना है 7। अब देखो गैप देखो इनके सालों का, इधर 4 साल बन रहा है और इधर भी 4 साल बन रहा है, राइट। जब इनके साल का गैप इक्वल हो गया तो आपसे पूछा क्या था, आपसे देखा 4 साल की बात करी थी ना, 4 ईयर्स अगो की, 4 ईयर्स अगो ही आ रहा था, मतलब 1 की वैल्यू 1 तो 4 साल की वैल्यू 4 दे रखी है, सेम ही दे रखी है। इसका मतलब प्रेजेंट में एज कितना हो जाएगा सन की, ये प्रेजेंट वाला था और ये प्रेजेंट में फादर की एज है, तो यही क्या हो जाएगी 7 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 हो गई ना, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, इसलिए तो 4 साल की वैल्यू 4 हो गई ना, देखो 4 ईयर्स को लिखा है। इसी हिसाब से तो जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में लड़के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लड़का कितने साल का हुआ 7 साल का हुआ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 आवर्स। ठीक है, एक कार है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और 9 घंटे में अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल अ सेम डिस्टेंस एट अ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसको कितना समय लगेगा, क्या बोला, कितना समय लगेगा इसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर बढ़ा दी जाए। तो देखो एक सिंपल सा फंडा है, अगर 40 की स्पीड से 9 घंटे में पहुंच रहा है तो 60 की स्पीड से कब पहुंचेगा, जाहिर सी बात है अगर स्पीड बढ़ गई कहीं पहुंचने के लिए, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, और स्पीड बढ़ा दी गई है तो जाहिर सी बात है आप समय कम लेंगे। ठीक है, मान लो कि आप अपने घर से मेट्रो स्टेशन तक जा रहे हो किसी कार के ज़रिए, ठीक है, और उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी और आप उसमें 9 मिनट में पहुंच रहे हो, 9 घंटे छोड़ो आप 9 मिनट में पहुंच रहे हो। अगर 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड कर दी तो अब जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ गई तो जल्दी पहुंच जाओगे, तभी तो बोलते हो ना आप जल्दी करो भैया, जल्दी करो भैया, है कि नहीं। तो वही बात है यहाँ पर। तो देखो जरा, इसका सिंपल से एक फंडा है कि अगर डिस्टेंस सेम हो, क्या बोला मैंने, अगर डिस्टेंस इक्वल हो तब क्या होता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है ना वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हो जाता है। मतलब टाइम और स्पीड का रेशियो क्या होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। मतलब स्पीड बढ़ी, अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घट जाएगा, ठीक है, और अगर टाइम बढ़ गया, ठीक है, तो स्पीड घट जाएगी। सही सी बात है कि नहीं। टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब स्पीड धीरे है ना, सीधी सी बात है। तो आपको समझ में आओगे उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 40 और 60, 40 और 60 को मैंने काटा तो कितना बना, 2 और 3 बन गया, ठीक है। 40 और 60 को काटने पे कितना बनेगा, 2 और 3 बन जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया उल्टा हो जाएगा इसका, 3 और 2 हो जाएगा। अब आपको दे रखा है 9 घंटे, भाई 40 वाले ने कितनी देर में कंप्लीट करी, 9 घंटे में। 40 वाले ने 9 घंटे लगाए कंप्लीट करने में, तो कितना हुआ, 3 की वैल्यू 9 घंटे है तो कितना गुना हुआ, 3 गुना। अच्छा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 6 घंटे हो जाएगी। कैसे हो गई, 3 गुना ही चल रही थी ना, तो इधर भी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 6 घंटे आ जाएगा। ये होती है रेशियो की पावर। अगर आपको रेशियो आता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 days, सोमाती कैन डू अ सेम वर्क इन 2 days। अभी अब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया है। इसमें वर्क इन वेजेस वाले जो क्वेश्चन है ना वो पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप इस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। पर क्या आएगा पेपर में वो थोड़ा प्रिडिक्शन लगाना मुश्किल होता है भाई, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। तो देखो सुमन जो है वो 3 दिन में काम कंप्लीट करती है, सोमाती जो है वो 2 दिन में काम कंप्लीट करती है। बोथ देम फिनिश द टुगेदर गेट 150 रुपीज़, ठीक है। दोनों के दोनों को 150 रुपये मिलते हैं। तो बताओ कि सुमन का शेयर क्या रहा होगा, सुमन का शेयर क्या रहा होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो सुमन का शेयर कितना है, अभी सुमन कितने दिन काम करती है, 3 दिन। सुमाती कितने दिन काम करती है, 2 दिन, ठीक है, 2 दिन काम करती है। तो इससे इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, स्पीड, मतलब कितनी जल्दी आप काम कर लेते हो किसी काम को। कोई काम किसी काम को धीरे करता है, कोई काम किसी काम को जल्दी कर लेता है, तो वो होती है एफिशिएंसी उस बंदे की, ठीक है। तो देखो 3 और 2 इन दोनों का हमने क्या करना है, इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे, मतलब टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। अब 3 6 के टेबल में कितने बार में आता है, 2। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में। 2 के टेबल में 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में। हमारा क्या आया, 3 और 2 आ गई। ये क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई इनकी, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई और हमने क्या देखा कि भाई 150 रुपये मिले इनको। अब इनको इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे भाई, जैसे जितनी जल्दी करेगा। मान लो कि अगर मुझे मिलते 1 घंटे का 5 रुपये मिल रहा है
और मैंने बोला मैंने 8 घंटे काम करे तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 40 रुपये। सीधी सी बात है कि नहीं? और अगर मैं 5 घंटे काम करता तो कितने मिलते मुझे? 25 रुपये। वही चीज़ यहाँ पे लगाई गई है, ठीक है। तो टोटल काम कितना हुआ इनका? 5 काम हुआ, और 5 काम के 150 रुपये मिले। कितने मिले? दोनों को मिला के 150 रुपये मिले। तो एक काम का, ठीक है, अगर वो एक काम करता तो कितना मिलता? 30 रुपये। मतलब 1 घंटा मान लो इसे, 1 घंटा मानने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको एक समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो एक काम का कितना मिलता? 30 रुपये। तो आप बताओ, आपसे पूछा किसका है? सुमन का शेयर पूछा। सुमन ने कितना कमाया? तो सुमन भाई दो काम किया उसने सिर्फ, ठीक है। 2-3 दिन लगाती है काम करने में, ठीक है, एक काम को, बट उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 की स्पीड है। तो भाई 2 के हिसाब से उसने 60 रुपये कमाए। कितने कमाए? 60 रुपये। एक अगर 30 है तो 2 कितनी वैल्यू हो जाएगी? 60 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन पे, ठीक है। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो बताओ स्पीड ट्रेन की कितनी होगी? ट्रेन की स्पीड क्या होगी निकालने का? तो बहुत सिंपल है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और हमने क्या करना है, देखो जब भी ऐसा है तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मीटर पर सेकंड तो देगा नहीं, सीधी सी बात है। मीटर पर सेकंड इसमें दे रखा है तो आपको किलोमीटर पर आवर ही देगा। इतना बेवकूफ़ तो है नहीं एग्जामिनर। और अगर आपको मीटर पर सेकंड दे रखा है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, 250/12 रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम काट के आपको स्पीड निकल जाएगा आपका। बट अगर आपको उसने दे दिया किलोमीटर पर आवर, वैसे 90% चांस है कि वो किस में दिया होगा आपको? 90% चांस है किस में देगा आपको? वो किलोमीटर पर आवर में, अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा है, ठीक है। तो देखो 250/12 ये आपका क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये काट के क्या आ जाएगा मेरा? स्पीड तो आ जाएगी पर मीटर पर सेकंड में आएगी। मुझे इसको किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो 18/5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और 75 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये होता कैसे है, अगर मैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाता हूँ तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर मैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाता हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। और अगर मीटर पर सेकंड से मैं किलोमीटर पर आवर में आता हूँ तो 18/5 से, इसमें 5/18 और इसमें 18/5 से करूँगा। क्यों ऐसा होता है? तो देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दिए, 10 और 36 बचेगा तो 5/18 बचेगा। ये मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। मीटर पर सेकंड ये वैल्यू आ गई है कि नहीं? तो आपको उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अ ट्रेन whose length is 130 मीटर that crosses a platform in 30 सेकेंड when it is 45 किलोमीटर पर आवर the length of the train is। बोल रहा है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है? 130 मीटर है और वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है 30 सेकंड के अंदर। तो जब उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर होती है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको स्टार्टिंग में लिखना चाहिए था पर इसने उल्टा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन है क्या। कह रहा है कभी भी लेंथ होती है ना, लेंथ मतलब क्या बोला मैं? लेंथ, डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? अगर उसने प्लेटफॉर्म बोल दिया तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लेंथ काउंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लेंथ काउंट हो जाएगी। तो मैंने कैसे लिखा? 130 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है ना, नहीं सॉरी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है। सॉरी गलत क्वेश्चन में हो गया। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है मुझे। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या करा? 130 बटे प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐसे लिखा प्लस करके, और टाइम कितना दे रखा था? 30 सेकंड का दे रखा था मुझे, राइट। तो मैंने इक्वल टू किसके बराबर रखा है? 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मुझे सब चीज़ क्वेश्चन में दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वही चीज़ रख दी मैंने। डिस्टेंस ऊपर आ गया, नीचे ये टाइम आ गया, और आपका ये क्या आ गया? स्पीड आ गई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो ज़रा। इसके लिए मैंने क्या करा कि भाई जो इसमें नीचे डिस्टेंस था उसको मैं उधर लेके चला गया 45 किलोमीटर पर आवर के पास में। जो नीचे इसके 30 सेकंड था ना, 30 सेकंड नीचे वाला जो पार्ट था उसको मैं इधर ले आया, ठीक है। नीचे अगर नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, इधर आ गई। आप देखो आप 30 ऊपर आ गया, तो मैंने क्या करा? इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड में दे रखा है टाइम और ये दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने 5/18 कर दिया इसे। अब मैंने क्या करना है? इसे काट पीट कर देनी है, ठीक है। तो 18 से 30 और 45 काट दूंगा मैं, ठीक है। 45 और 30 काट दूंगा 18 से, बचेगा 5। जो भी नंबर आएगा ऊपर उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 375। 375 और 180 आपको दे रखा है, सॉरी 130 आ गया।
375 और 130 जो यहाँ पे बच रहा था आपका, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 245। और यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको? दोबारा एक बार समझा देता हूँ। ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों एक साथ होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों एक साथ जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रेन ना प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो जो प्लेटफॉर्म था मान लो इतना बड़ा था और ट्रेन इतनी बड़ी थी, तो इस ट्रेन ने अगर इसको कवर कर लिया, क्रॉस कर लिया, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को, तो ये पूरी लेंथ काउंट हो जाएगी ना, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन हो जाएगी, है कि नहीं? तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम अगले पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। ए और बी 18 दिन तक काम करते हैं, बी और सी 9 दिन काम करते हैं, और सी और ए जो हैं वो 12 दिन काम करने में लगाते हैं। तो बोल रहा है बी की अकेले कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी किसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो देखो जैसा जैसा लिखा वैसे वैसे लिख लेते हैं। ए और बी 18 दिन में, बी सी 9 दिन में, ए और सी 12 दिन में। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम ले लो आप। क्यों एलसीएम लेना? टोटल वर्क निकालना है मुझे, इक्वेट करना है। तो मैंने 18, 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 36। मैं आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताता हूँ। इनमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, क्या है? 3 कॉमन फैक्टर है, और 18 और 12 में 2 भी दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा नंबर ले लूँगा। बड़ा नंबर क्या है? 18। 18 का टेबल में आ रहा है 9 और 12? नहीं आ रहा। 18 दूनी 36, 36 में 18 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, तीनों आ गए। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। 18 के टेबल में 36 कितने बार में आता है? 2 बार में। 9 के टेबल में 36 4 बार में। 12 के टेबल में 3 बार में आता है। ठीक है, ये इनकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई है। तो डबल ऑफ ए बी सी, डबल ऑफ ए बी सी कितना दे रखा था आपको? डबल ऑफ ए बी सी कितना था आपका? 2, 4 और 3। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 2, 4, 3, 7 और 2, 9। ठीक है, तो 9 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? खाली ए बी सी निकालना है। तो जो डबल था इसका वो इधर आ जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, और मैंने क्या करा? 36/9 इंटू 2 कर दिया। तो मुझे क्या आ जाएगा? ए बी सी का खाली काम आ जाएगा। ए बी सी कितने दिन में काम करते हैं, ना कि डबल ए बी सी। तो ये 8 दिन आ गया। ठीक है, अगर मैंने ए बी सी निकाल लिया तो मुझे खाली बी चाहिए, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, ए सी को हटाना पड़ेगा, और ए सी में लेकर उसको इधर पुट कर दूँगा। तो ए बी सी 8 दिन में करता है, ए सी करता है 12 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24 दिन आ जाएगा। सॉरी, 24 टोटल वर्क आ जाएगा। 8 के टेबल में 24 3 बार में आता है, और 12 के टेबल में 2 बार में आता है। ठीक है, तो 3 और 2 क्या आ गया? मेरा एफिशिएंसी आ गई है। मेरे को क्या निकालना है? बी की वैल्यू। ए बी सी में से अगर मैं ए सी घटा दूंगा, यानी कि 3 में से 2 घटा दूंगा, 3 में से 2 घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा। 24/1 कितना होता है? 24/1 होता है 24, यानी कि बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा? 24 दिन में ख़त्म करेगा अकेला। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कल की वीडियो में, कल के आपके एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।